बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले आपने गौर किया होगा कि कुछ बड़े फंक्शंस में या फिर मस्जिद के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं उनके हाथ में ये मेटल डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं। जब वो इन मेटल डिटेक्टर्स को किसी शख्स के साथ टच करते हैं तो उस शख्स के पास अगर कोई मेटल की चीज़ मौजूद हो तो ये मेटल डिटेक्टर्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उस शख्स के पास कोई चीज़ मेटल की मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, इन मेटल डिटेक्टर्स के अंदर क्या होता है, इनके सर्किट किस तरह से बिहेव करते हैं, इस चीज़ को हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास दो ऑसिलेटर सर्किट मौजूद होते हैं, ऑसिलेटर सर्किट ए और ऑसिलेटर सर्किट बी। इन दोनों ऑसिलेटर सर्किट ए और बी के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर मौजूद होता है। याद रहे कि कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में पैरेलल कनेक्ट किए होते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक एडिशनल ऑसिलेटर बी मौजूद होता है। इसी तरह इसके अंदर एक एडिशनल ऑसिलेटर सर्किट ए मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं कि ये कैपेसिटर और इंडक्टर क्या काम करते हैं। कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह इंडक्टर का भी यही काम है, एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करते चलते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस की जो ऑसिलेशन होगी वो कंटिन्यूसली रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस टाइम ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो यहाँ से चार्ज मूव करता हुआ इस इंडक्टर में से पास करेगा, तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से चार्ज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और जब यहाँ से पास कर रहा होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता रहेगा। तो ये चार्ज होता जाएगा और ये डिस्चार्ज होता जाएगा। तो उस टाइम चार्ज तो मूव करता रहेगा, लेकिन जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा उस टाइम फुली ये चार्ज हो चुका होगा इंडक्टर। तो इसका मतलब जैसे ही चार्जेस का फ्लो कम होने लगेगा तो फ़ौरन इंडक्टर एनर्जी प्रोवाइड करके उन चार्जेस को मज़ीद फ्लो करवा देगा। तो फिर से वो चार्ज फ्लो करेंगे तो ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लग जाएगा। तो इस तरह ये चार्ज होता जाएगा और ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑसिलेट करते रहेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस। तो आपको पता है कि जब चार्ज ऑसिलेट करते हैं तो वहाँ से जो हमें सिग्नल रिसीव होता है वो एक साइन वेव की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स हमें एक साइन वेव की फॉर्म में यहाँ पे सिग्नल रिसीव होगा, यहाँ से भी हमें एक साइन वेव की फॉर्म में सिग्नल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही काम चल रहा होगा जो ऑसिलेटर सर्किट बी के अंदर चल रहा होगा। अब हम स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं कि जब ऑसिलेटर सर्किट बी के करीब कोई मेटल की चीज़ नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ मेटल, तो फिर यहाँ से आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और यहाँ से आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इंडक्टर की इंडक्टेंस जो होगी वो सेम वही होगी जो इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इंडक्टर की इंडक्टेंस होगी। तो अगर दोनों की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होगी तो यहाँ से आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ से आने वाला सिग्नल और यहाँ से आने वाला सिग्नल हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरफ जाएगा। अब आपको पता है दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे कोई बीट प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्पीकर की तरफ नहीं भेजेगा। तो इस केस में हमने देखा कि जब कोई चीज़ मेटल की मौजूद नहीं होती तो फिर एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल होता है, यानी कि ऑसिलेटर बी की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ए की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो जब इक्वल होंगी तो नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो रिलेशन होगा एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। मैंने एफ ए माइनस एफ बी इसीलिए लिखा क्योंकि आप क्लास 11th में ये वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय सेकेंड। तो इसी को देखते हुए मैंने एफ ए माइनस एफ बी लिख दिया है। तो आप यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि जब कोई मेटल की चीज़ इस ऑसिलेटर सर्किट बी के करीब आती है तो फिर ये सर्किट किस तरह से बिहेव करता है। अब स्टूडेंट्स देखें, जब आप कोई गन, यानी कि मेटल की है ना, जब आप गन इस ऑसिलेटर सर्किट के करीब लेके आएंगे तो जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मेटल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जैसे ही ये मेटल की चीज़ इस ऑसिलेटर के करीब जाएगी तो ये मेटल इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या हो जाएगी,
ये भी कम हो जाएगी। अब इंडक्टेंस अगर कम हो जाए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे L कम हो जाए इस फार्मूले में तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इस टाइम यहाँ से इंडक्टेंस कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इस ऑसिलेटर सर्किट बी से आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज़्यादा और यहाँ ऑसिलेटर सर्किट ए से आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मेटल की चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस होगी वो ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो हमें सिग्नल मिल रहा होगा उस सिग्नल और इस सिग्नल में फ़र्क होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडक्टेंस कम हुई है, इंडक्टेंस कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इससे आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा, और यहाँ से जो सिग्नल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट। तो ये दोनों सिग्नल आपको बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरफ मिलेंगे। जब ये यहाँ पहुँचेंगे सिग्नल तो एम्पलीफायर उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके स्पीकर की तरफ भेजेगा। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो बीट प्रोड्यूस होगी, मतलब साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से स्पीकर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको मिलने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो इस तरह से स्पीकर जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई मेटल की चीज़ उस शख्स के पास मौजूद है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक, जिसको हमने बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।